नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में क्लास 10th का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में सोशल साइंस के 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर सोशल साइंस के 20 फरवरी के दिन होने वाला है। प्रथम पाली द्वितीय पाली में जो जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ना, वही सब हम आपको बताने वाले हैं। ये 100% पेपर में रहने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। जो इग्नोर करेगा, नहीं याद करेगा ना, तो जब एग्जाम देकर आएगा 20 फरवरी को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर खूब पछताएगा कि सर वाला वो वीडियो देख लिए होते हैं ना, तो आज बहुत मज़ा आता है, सब ऑब्जेक्टिव मेरा सही होता है। इसलिए हर हालत में इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो पहला का उत्तर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर दोस्तों, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। तो मुंबई में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, लेकिन इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। फ्लाइंग शटल का दोस्तों आविष्कार जॉन की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा जॉन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग हर हालत में रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, पावरलूम का आविष्कार किसने किया। पावरलूम का आविष्कार दोस्तों एडमंड कार्टराइट ने किया था। कार्टराइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। 1964-65 के आसपास बना था, जो कि ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर सही जवाब 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। कलकत्ता में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, जॉन की ने किस मशीन का आविष्कार किया। जॉन की ने पावरलूम का आविष्कार किया। जॉन की ने पावरलूम का आविष्कार किया, आपको याद रखना है। नहीं, जॉन की ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया। जॉन की ने किसका आविष्कार किया था। तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। पावरलूम को तो कार्टराइट ने किया था, ठीक है। तो आंसर याद रखना, 12 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किन पर लागू होता है। तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास यानी कि चेन्नई में बना। पहले चेन्नई को मद्रास कहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो भारत ने गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है 17 नंबर, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी 8 है, ठीक है ना। सी नंबर उत्तर हो जाएगा 8 है। एक और क्वेश्चन अगला बताने से पहले हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं। जो लोग भी 17 फरवरी से एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का 2026 में, और जिनकी भी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, डर लग रहा है कि तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, कैसे एग्ज़ाम देंगे
एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, अभी कुछ तैयारी नहीं हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टडी प्लस का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। आप मेरे से एक बार संपर्क करिएगा। मेरे पास एक PDF नोट्स है, ठीक है ना, मेरे पास एक PDF नोट्स है। इस PDF नोट्स को जो भी लड़का लेकर पढ़ लेगा, जो अच्छे से नहीं पढ़ा है, चाहे जितना भी समय है, 5 दिन, 10 दिन, 15, 20, 25, 1 महीना, जितना भी दिन आपके पास समय बचा हुआ है, जो PDF देंगे उसको लेकर पढ़ लोगे ना, तो आप बढ़िया से पढ़ लोगे तो 400 नंबर पक्का ला दोगे। और ऊपर जहाँ पर भी पढ़ोगे ना तो 350 प्लस नंबर तो कोई रोकेगा नहीं, ठीक है ना। इस PDF नोट्स में केवल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, और उसके साथ उसका आंसर भी दिया गया है, और ये PDF फॉर्मेट में है, जो कि आपके लिए एक और अच्छा सुविधा है कि आप इसे मोबाइल में ही ओपन करके पढ़ सकते हो। ठंडी का दिन है, सुबह शाम रात जब मन करे तब आप रज़ाई में घुसो और मोबाइल को ओपन करो और निकाल कर पढ़ो, है ना। आपको किताब उताब पलटने की ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइल में ही PDF ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी सुविधा है, तो जिसको भी लेना है मैं दे दूंगा। ये व्हाट्सअप के माध्यम से दूंगा। आपके पास मोबाइल तो होगा, व्हाट्सअप तो चलाते होंगे, या फिर व्हाट्सअप तो हर कोई चलाता होगा लगभग, तो व्हाट्सअप पर मैं भेज दूंगा। तो इसके लिए आपको 160 रुपया देना होगा। हालांकि इस अभी जैसे ही ये जनवरी महीना आएगा ना तो 199 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अभी 160 रुपये में ही दे रहे हैं, तो जिसको भी लेना होगा ले सकते हैं। मैं आपको 2 नंबर दे देता हूँ, जिसको भी लेना होगा डायरेक्ट नंबर पर कॉल करना और डायरेक्ट कहना सर स्कैनर भेज दीजिए, मैं 160 रुपये पेमेंट कर देता हूँ, और आप हमारे व्हाट्सएप पर पूरा PDF नोट्स भेज दीजिए, ठीक है ना, मैं भेज दूँगा, ठीक है। और 2 मैं नंबर देता हूँ, ठीक है ना। और जो लोग सोचेंगे कि कहीं ठग सकता है भाई, या फिर कहीं पैसा ले लेगा नहीं भेजेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आपका 160 रुपया लेकर हम स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे, और ना ही अपना हम बड़ा महल बना लेंगे। जब आप 160 रुपया के लिए रिक्सी लेकर पढ़ाई वाला चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, तो सोचिए कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में 1-2 नंबर कम आ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यानी कि कहीं आप हमारा नोट्स ले लेते हैं और इसी की मदद से आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला लेते हैं, तो स्कॉलरशिप का आप लाभ उठा लेंगे, 10,000 रुपया आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये मतलब कि तरह तरह की बात सोचते हैं, तो बताओ कहीं एग्ज़ाम में 1-2 नंबर ही कम आ गए, जिसके चलते 2nd डिवीज़न या 3rd डिवीज़न आ गए, तो बताइए उस समय आपको पछतावा होगा कि नहीं होगा। तो बाद में पछतावे से फ़ायदा है कि एक बार इधर ही कोशिश कर लिया जाए। कम पैसा ले रहे हैं, 160 रुपया ले लो, इससे आप लोगों का भविष्य बन जाएगा इसके क्षेत्र में, ठीक है ना, रिजल्ट के क्षेत्र में। आप लोग हमारे स्टूडेंट से पूछना कितना लिया होगा, सबको पता होगा, क्योंकि हम देते हैं ऑलरेडी लड़ाकू प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा और ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है, तो 73वां, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 73वां। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। 21 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। असम है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, असम, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। गेहूं माना जाता है हरित क्रांति की प्रमुख उपज, जो कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है दाल किस पौष्टिक अंश का, ये सार नहीं स्रोत है ना, यहाँ पर स्रोत होना चाहिए, सार लिखा गया है, स्रोत है, तो इसका आंसर याद रखना प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है। तो भारत के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है, फलों का राजा आम को हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों रागी का हो जाएगा कर्नाटक। रागी का मतलब समय तो अरे मड़ुआ लोग बोलते हैं ना कि हमारा मड़ुआ बहुत बोल बा, मड़ुआ के सब रोटी बहुत अच्छा लागेला, तो उसी को रागी बोलते हैं, तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जूट उद्योग कृषि से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 29 का ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कॉफी। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल कॉफी है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? दोस्तों खरीफ फसल पूछा गया है तो चावल हमारा खरीफ फसल हो जाएगा। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो दोस्तों गेहूं तो रबी फसल होगा, चना भी रबड़ रबी फसल होगा, मटर भी रबी फसल हो जाएगा, लेकिन कपास जो है ना वो खरीफ फसल हो जाएगा। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो कौन सी रबी फसल? गेहूं रबी फसल हो जाएगा। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन इस समय है मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज के लिए होता है। संसाधनों की खोज के लिए। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई कमी, ये सभी आपका उत्तर हो जाएगा। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा गया है? तो भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बरगीन किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये तो झारखंड में स्थित है। नहीं, झारखंड में स्थित है कि कहाँ स्थित है? राउरकेला लौह इस्पात केंद्र ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ पर? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए ये अगला क्वेश्चन बताते हैं, किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट है? किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट है? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना प्राकृतिक आपदा नहीं है। बम विस्फोटक भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए आयताकार के रूप में। आयताकार के रूप में। डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। आयताकार के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी भवनों की आकृति आयताकार के रूप में होना चाहिए भूकंप संभावित क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण होना चाहिए तो अनुचित होना चाहिए। अनुचित। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्यों ऊंचाई पर करना चाहिए समुद्र तट से दूर? क्योंकि समुद्र के लहरें आती है ना, तो जो नीचे और घर रहते हैं ना उसको एक साथ बहा कर लेकर चली जाती है, इसलिए समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर मकान बनाने की यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सबको हानि होती है। जब भी बाढ़ आता है तो ये सब बर्बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव में होता है। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव में होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। तो महासागर तल के कंपन का परिणाम है दोस्तों सुनामी, है ना। क्या है? सुनामी। 51 का आंसर हो जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा सी नंबर सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई नावबोट।
मुंबई है ना। बंदरगाह मतलब कि जैसे कि जहाँ नाव रुकती है, आकर रुकती है, जहाँ से नाव निकलती है दूसरे दूसरे देश के लिए, दूसरे दूसरी जगह के लिए, तो वो होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। 53 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इनमें से आर्थिक विकास के जीवन रेखा कौन है? संचार, परिवहन, व्यापार, सभी हो जाएगा। डी नंबर उत्तर हो जाएगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया? तो विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, अरे यार सॉरी, मुंबई, क्या होगा? मुंबई, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35 काम कर रहे हैं। कितने? 35 काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो SII मार्क है ना, SII मार्क। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। नहीं, ISI मार्क, SII नहीं, ISI मार्क, ठीक है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। यहाँ पर एक बात को याद रखना है, बहुत कहता है सर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ना 8 मार्च को मनाया जाता है। नहीं, उपभोक्ता दिवस नहीं है ये, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसलिए 24 दिसंबर पर टिक लगा ना, कहीं गलती मत कर देना। अगला क्वेश्चन है, सौरभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉलमार्क, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग के पास। यदि किसी वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से मतलब कि 20 लाख से अधिक और 20 लाख से नहीं, 1 करोड़ से अगर अधिक कहेगा ना, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो तो उसका शिकायत दर्ज करने के लिए वो राज्य आयोग के पास जाएगा। लेकिन 1 करोड़ से कम कहेगा तो राज्य आयोग आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तीसरा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो 65 का सही आपका उत्तर हो जाएगा, उदारीकरण कहलाता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इन्फोसिस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा कृषि एवं ग्रामीण बैंक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, चिपकू आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, क्योंकि अंगूर के पेड़ काटने का अनुमति का विरोध करना था उन लोगों का, आर्थिक शोषण से मुक्ति भी पाना चाहता थे लोग, और साथ वो शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ भी उठाना चाहता था लोग, है ना। बाकी इससे संबंधित नहीं है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ब्रिटेन राज्य में। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड। सी नंबर उत्तर हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही उत्तर हो जाएगा।
74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर सही जवाब मिलेगा 75 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन है, पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण 1786 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किया गया था, अनाज रखने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर 78 का हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया? तो चार्ल्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, 79 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब देखिए 79 के बाद 80 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और 4 को क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर सब था दोस्तों। अभी पुष्पपुर छूट ही गया, तो ये सभी नाम था पटना का पुराना, है ना। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? और सहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। बी नंबर उत्तर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का। 83 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे, लेकिन सबसे पहले जो थे ना वो चित्तरंजन दास थे, बाद में जाकर ये मोतीलाल नेहरू भी बने, लेकिन हम लोग आंसर टिक लगाएंगे जब दोनों रहेगा तो चित्तरंजन दास पर। और ऑप्शन में अगर कहेगा ए और डी दोनों, मतलब कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों, तो दोनों पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून को भंग किया था और जनता के अंदर उत्साह जगाया था अपनी हक की लड़ाई के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना पूरा क्वेश्चन को।